हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी के बुक सुन रहे हैं, यह बुक जो है एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, तो यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट कर सकें और एक्यूरेसी आपकी बढ़ सके। ओके, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में भी फ़ायदा ले सकते हो इसका, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर कोई भी एग्ज़ाम। ओके, तो जीएस जो है यहाँ से बहुत पूछा जाता है, एक काफ़ी अच्छा बुक है एनसीईआरटी बेस है। तो उसमें हम लोग आज जो है इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान को आज से सुनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की रीढ़ियाँ बनी। वह निम्न है: 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। सी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं: 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का विशेषताएं। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश नंबर 1 चैम्बर्स, नंबर 2 लेमेंटियर, नंबर 3 हाइड। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। सॉरी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए। नंबर 2, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता: नंबर 1, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 2, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: नंबर 1, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। नंबर 2, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, बम्बई तथा मद्रास की
परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। सातवां, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद ग्रहण करने की किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। आठवां, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नौवां, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। फिर अगला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। नंबर 2, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। नंबर 3, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। चौथा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठवां, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। सातवां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। इसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। आठवां, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अगला है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं। नंबर 1, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। नंबर 2, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। पांचवा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। नंबर 2, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। नंबर 1, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। दूसरा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। पांचवा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उसे विधान सदस्य बनाया गया। छठा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट नंबर 1, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। नंबर 2, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 को भारत परिषद अधिनियम था। 1909 भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। प्रथम, राज्य परिषद तथा दूसरा, केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 था, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। तीसरा, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट, आरक्षित विषयों का आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौथा, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। पांचवा, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1936 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। छठा, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में थे कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। सातवां, इसके सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। आठवां, इनमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नौवां, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा। नंबर 1, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दें तो ऐसी प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं।
डी, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट: मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह एक ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता: इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। इस अधिनियम की विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसी विषय थे। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधान मंडलों की अन्य शक्तियाँ, अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची पर वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधान मंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि एवं अविभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। नोट: 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नेहरू: नंबर 1, गुलामी का अधिकार पत्र। दूसरा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अंबेडकर: मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। चौथा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। पांचवा, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। छठा, भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सातवां, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापकों में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने की सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 11वां, इसे मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। नंबर 1, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। चौथा, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पांचवा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। छठा, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सातवां, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट: सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरों क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 206, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी। नोट: हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। वही समुदाय थे मुस्लिम, सिख, साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। 7वां राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8वां प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार परिषद के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। ए मौलिक अधिकार उप समितियाँ JB कृपलानी। बी अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। सी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोली। डी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा
के लिए उप समितियाँ A.V. ठक्कर ए उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, हिंदू सदस्यों की संख्या 193, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3। संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और कुल 296। संविधान सभा की महिला सदस्य निर्वाचित क्षेत्र अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, एनी मैक्रीन त्रवणकोर कोचीन यूनियन, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत, दक्षिणी बेल्लादून मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास, हंसा मेहता बॉम्बे, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत, लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजिनी नायडू बिहार, राजकुमार अमृता कौर मध्य प्रांत और बरार, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहला उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुए। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। वी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, चौथा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर, सातवां डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट: संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जुलाई 1947 ईस्वी योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू कार्य मंत्री और विभाग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण। बलदेव सिंह रक्षा। जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। सी.एच. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य। 16 अक्टूबर 1946। लियाकत अली खां वित्त। आई चुंदरीकर वाणिज्य। अब्दुल रब नस्तार संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। 14वां गजांतर अली खां स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की कुल संख्या 232 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति के
संविधान के प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 16 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण मामलों के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा डॉक्टर जान मथाई, रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर BR अम्बेडकर, विधि जगजीवन राम, श्रम सरदार बलदेव सिंह, रक्षा राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य CH भाभा, वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई, संचार RK षणमुगम शेट्टी, वित्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति VN गाडगिल, कार्य खान एवं ऊर्जा। नोट: भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव VV मेनन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 364, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित यानी कि लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य: नंबर 1, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया। चौथा, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत में के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नोट: 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। नोट: HBR अयंगर और को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नोट: भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान और संविधान की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की मुख्य बातें: संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता ले सकते हैं। बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नोट: लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत: भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। नंबर 2, ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। नंबर 3, आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। नंबर 5, जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। 6वां, कनाडा। संगठनात्मक विशेषताएं,
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्त विषयक प्रक्रिया संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। सातवां, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस। आठवां, रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। नवा, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 10वां, फ्रांस गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। नोट: भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन प्रणाली अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दतः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। अगला है टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नंबर 1, संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। दूसरा, राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। संविधान में 61 विषय। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। तीसरा, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। समवर्ती सूची की कुछ प्रमुख विषय दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ एवं वन आदि। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं 1967 में। 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची के सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट:
अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद। नंबर 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4। नंबर 2 नागरिकता 5 से 11। तीसरा मौलिक अधिकार 12 से 35। चौथा नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4 का मूल कर्तव्य 51 का। पांचवा संघ 52 से लेकर 151 तक। छठा राज्य 152 से लेकर 237। सातवां पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 निरसित हो गया। 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242। 9वां पंचायतें 243 से 243 का सियाणा। 9 का नगर पालिकाएँ 243 था 243 या छ। 9 खा सहकारी समितियां 243 या ज से या न। 10वां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 का। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। 14 संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। 14 का अधिकरण 323 का 323 खा। 15 निर्वाचन 324 से 329। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342। 7वां राजभाषा 343 से 351। 9वां प्रकीर्ण 361 से 367। 20वां संविधान संशोधन 368। 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392। 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन 393 से 395। देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। नोट देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।